यह कहानी तब शुरू हुआ जब एक बदसूरत नौकर और एक अमीर परिवार की युवा बेटी गुप्त रूप से प्यार में पड़ जाती। हालांकि वे सिर्फ बच्चे थे, उन्होंने हर एक पल को आनंद से गुजारा जो वे साथ बिता सकते थे। लेकिन उनकी खुशी लंबे समय तक नहीं चली। लड़की के परिवार को जल्द ही उनके प्रेम के बारे में पता चला गया और उन्होंने उस नौकर को महल से बाहर निकाल दिया जहां वह काम करता था। उन्होंने उस गरीब लड़के को ठंड के मौसम में एक ठंडे जंगल में छोड़ दिया। उसके पास जीवित रहने के लिए भोजन का एक निवाला खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे और खुद का बचाव करने के लिए उसके पास कोई हथियार नहीं था। लड़का पूरी तरह से असहाय था। वह दिन आखिरी बार था जब लड़की उसे अंतिम क्षणों में देख पाई थी। इससे ठीक पहले कि उन्हें अलग कर दिया गया, उससे ठीक पहले लड़के ने उससे एक वादा किया और उसने कसम खाई कि एक दिन वह वापस आएगा और उस दिन वह इतना मजबूत और धनवान होकर आएगा कि वह उसके योग्य हो सकें। और उस समय वह आएगा तो वह शादी के लिए उसका हाथ मांगेगा। यह एकमात्र चीज थी जो उसने अलग होने से पहले कही थी। बाद में उस लड़के को लोगों ने उसे अराजकता की राक्षस तलवार कहना शुरू कर दिया। उसका नाम सुनना ही लोगों को डर से कांपने के लिए काफी था। यह इससे भी बदतर था। उसे व्यक्तिगत रूप से देखना कुछ ऐसा था जिसे कोई भी अनुभव नहीं करना चाहता था। दूसरी ओर लड़की पूरी तरह से अलग हो गई। वह न्याय और आशा का प्रतीक बन गई, जिसे सच्चाई का सितारा और चंद्र की तलवार के रूप में जाना जाता है। वह सिर्फ राज्य में सबसे कुशल योद्धाओं में से एक नहीं थी, बल्कि उसके वह भी बड्ढे है। मेरा मतलब यह है कि उसकी सुंदरता दूसरों की तुलना में एक अलग स्तर पर थी। उसका रूप इतना सुंदर और आकर्षक था कि जिसने भी उसका चेहरा और शरीर देखा वह पहली नजर में प्यार में पड़ गया। लेकिन अजीब बात यह है कि 15 साल बाद भी वह बचपन के उस लड़के के प्रति वफादार रही है, बिना यह जाने कि वह जीवित है या नहीं। वह उसका वादा नहीं भूली थी और इसीलिए उसने किसी भी पुरुष को अपने करीब आने से मना कर दिया था। यह से कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन चीजें वास्तव में तब दिलचस्प हो जाती हैं जब दृश्य वर्तमान समय में बदल जाता है। यह एक हलचल भरे सराय में जाती। वह जगह लोगों से भरी हुई थी जो खुशी खुशी अपनी उपलब्धियों और रोमांच के बारे में बातें कर रहे थे। एक कोने में एक युवक चुपचाप बैठा था और भीड़ की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि क्या यह छोटी सी सराय वास्तव में व्यापारियों और यात्रियों के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। उसने एक युवक जू यून के बारे में सुना था। वह एक योद्धा था जिसके पास एक भाला था जिसे वह सावधानी से लपेट कर रखता था। वह इस स्थान पर सुरक्षित रूप से पहुंचने से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था और यहां तक कि वह खुश भी था क्योंकि स्थानीय लोगों ने उसके साथ बहुत दयालुता से व्यवहार किया था और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। वास्तव में कोई भी उसे रोकना नहीं चाहता था। हालांकि उस समूह में एक गंजे आदमी ने उसे एक गंभीर चेतावनी दी। उसने उसे जू यून से कहा कि स्वाभाविक रूप से क्षेत्र में घूमते समय वास्तव में सावधान रहना चाहिए। जे यून यह सुनकर उत्सुक था और उसने पूछा कि उसके कहने क्या मतलब है। उसके चेहरे पर एक डरावनी नजर के साथ उसको समझाया। उसका यह मतलब है कि गांव के पास एक खतरनाक राक्षस छिपा हुआ है। यह एक क्रूर खूनी व्यक्ति जो मार्शल कलाकारों का शिकार करता था और दूसरों को डराने के लिए उनके कटे हुए सिरों को अपने साथ रखता था। जे यून ऐसा लग रहा था कि वह एक डरावनी कहानी से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह वस्तु इससे बिल्कुल भी अपरिचित नहीं था। वह शांति से अपनी चाय की चुस्की लेते हुए उसने ऐसा अभिनय किया जैसे कि यही कारण है कि वह उनकी बातचीत के बीच में वहां मौजूद था। कुछ यूं कहें कि कोई सराय में अचानक चला आया था जिसने सभी का ध्यान खींचा और निश्चित रूप से यह वही आदमी था जिसके बारे में बात कर रहे थे। वह कहता कि यह कौन है। बाकी लोग डरे हुए थे और केवल आपस में फुसफुसाते हुए सोचने लगे कि क्या यह वास्तव में वह ही राक्षस था। वह उस अफवाह से चिढ़कर कहा कि आदमी ने अटेंडेंट पर चिल्लाकर तुरंत सरायपाल को बुलाने के लिए कहा, लेकिन अटेंडेंट ने घबराकर समझाया कि सरायपाल एक काम से बाहर गया हुआ है और इस बीच आदमी को जो भी जरूरत हो वह उसे पूरा करने की पेशकश करता है। विनम्र होने की कोशिश करते हुए अटेंडेंट ने उस चीज को लिया जिसे उसने समझा था कि वह आदमी का सामान है
और सरायपाल के वापस आने तक उसे एक शांत कमरे में ले जाने का इरादा था। जैसे ही अटेंडेंट ने बैग को देखा, वह स्तब्ध रह गया, यह महसूस करते हुए यह उम्मीद कि वह बिल्कुल भी वह चीज नहीं है जिसकी उसने उम्मीद की थी। फिर भी उसने इसे ले जाने अनुमति दी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वहीं रोक दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई डर से देख रहा था, सोच रहा था कि शायद बेचारे परिचालक का अंत हो गया है। एक और डरावनी निगाह से राक्षसी आदमी ने ऊंची आवाज में घोषणा की, उस बैग में उसका शिकार है और उसे छूने का अधिकार उसके अलावा किसी को भी नहीं है। परिचारक बेकाबू होकर कांपने लगा और उसे वह केवल इतना ही कह सका, और उसने उसका अनादर करने के लिए हकलाते हुए उससे माफी मांगी। इस परेशान करने वाले दृश्य को देखकर डर में फुसफुसाहट पैदा कर दी, और लोग फुसफुसाहट करने लगे थे कि वह आदमी उतना ही क्रूर है जितना कि अफवाहों में दावा किया गया था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कि बैग अचानक हिलने लगा और इस शोर ने तुरंत आदमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा लिया। उसने अपने थैले ओर देखा और उसने उसे कष्ट सहने देने के लिए उससे माफी मांगी, और वह अपना काम पूरा करेगा जो उसने शुरू किया था। जैसे ही उसका हाथ थैले की ओर बढ़ा, किसी ने उसे रोक दिया और कार्रवाई की। वह कोई और नहीं बल्कि जे यून था। उसने राक्षसी आदमी को रोकने की हिम्मत नहीं की। वह खड़ा रहा और निडरता से उसे युद्ध के लिए चुनौती दी। कमरे में पूर्ण अविश्वास से सन्नाटा छा गया। किसी ने भी नहीं सोचा होगा ये, यहां तक कि पहले वाले गंजे आदमी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। हर कोई सवाल कर रहा था कि क्या जे यून ने अपना दिमाग खो दिया है या वह अचानक पागल हो गया है। उसके चेहरे पर नए घाव के साथ राक्षसी आदमी जे यून की ओर मुड़ा। उसके होंठ एक मजाकिया मुस्कान में मुड़ गए। उसके स्वर में तिरस्कार टपक रहा था, जैसे कि वह उसके खिलाफ हो। जे यून अभी भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। साहसपूर्वक घोषणा के लिए वह तैयार है। मार्शल दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन का सामना करने के लिए। वह इतनी जोर से हंसा कि हंसी माइल्स तक गूंज उठी, और फिर एक मुस्कुराहट के साथ उसने कुछ ऐसा कहा जिससे उसने जे यून का ध्यान अपनी ओर खींचा लिया। बाद में उस आदमी ने पूछा कि जे यून क्यों मानता है कि वह मार्शल दुनिया का तथाकथित सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन जे यून के जवाब देने से पहले ही आदमी ने इसे टाल दिया, जैसे कि वह पहले से ही जवाब जानता हो। एक गहरी सांस छोड़ते हुए आदमी ने समझाना शुरू किया कि केवल जे यून ही नहीं बल्कि बाकी सभी ने उसके बारे में सब कुछ गलत समझा था। हालांकि उसके वाक्य पूरे होने से पहले ही जे यून ने उसे बीच में रोक दिया और उसका मजाक उड़ाया हुए यह स्पष्ट किया था कि जे यून का मानना था कि वह आदमी लड़ाई से बचने के लिए बस बहाने बनाने की कोशिश कर रहा है। एक जोर की आवाज के साथ जे यून ने एक बार फिर से अपने भाले को जमीन पर पटक दिया और घोषणा की, वह उसे खोजने और उससे लड़ने के लिए केवल ही वह इतनी दूर आया था। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसने मुझे यह कहा कि बताओ कि तुम भागने की योजना तो नहीं बना रहे हो ना। इससे पहले कि जू यून अपने प्रतिद्वंद्वी से जवाब पा सके, उसके चारों ओर की भीड़ ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और पूछा कि क्या वह पूरी तरह से पागल हो गया है। उन सभी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो उसके सामने खड़ा वह राक्षस उस तरह का आदमी नहीं था जो कभी लड़ाई से पीछे हटेगा। उसके जैसा कोई भी व्यक्ति सिर्फ जे यून का सामना करने से बचने के लिए भाग नहीं सकता था। हर किसी की नजरों में यह बुरा और निर्दयी आदमी है जिसने इस बात की परवाह नहीं की है उसका प्रतिद्वंद्वी दुष्ट है। वह अच्छा काम हो या बुरा काम हो, वह जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसके पास जेयान जैसे बच्चे से लड़ने से बचने का कोई कारण नहीं है। भीड़ ने बेवकूफ दिखने वाले उस लड़के को चेतावनी दी और उसको उसकी बातों को व्यक्त करने से रोकने की कोशिश की, और व्यावहारिक रूप से उससे पुनर्विचार करने की भीख मांग रहे थे, क्योंकि वे आश्वस्त थे कि जुआन सीधे मौत के मुंह में जा रहा है, यह जानते हुए भी कि इस आदमी से लड़ना आत्महत्या के समान था। लेकिन जान वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने शपथ ली थी कि कोई भी चुनौती हो या कोई डर उसके संकल्प को हिला नहीं सकता था। वह इस दुनिया में सबसे महान बनना चाहता है, और वह ऐसा करने के लिए उसे अच्छी तरह से वह जानता है कि उसे उस क्रूर राक्षसी को हारना होगा।
वह आदमी हमारा नायक को देख रहा था। वह नौकर जो अभी तक जीवित है। वह अजीब बातता है कि वह लड़ाई के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, लेकिन वास्तव में वह कुछ समय खरीदना चाहता था ताकि वह इस द्वंद्व युद्ध से भागने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहा था। हमारे लड़के का नाम युल है और वह केवल अपना शिकार बेचने के लिए यहां आया था। वह यह कुछ भी करने के लिए नहीं, बल्कि वह शिकार जो वह यहां लड़ीडीएचने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसके पास तो सिर्फ एक छोटा सूअर था जिसको वह बड़ी मुश्किल से शिकार करने में कामयाब रहा था। वह किसी मार्शल कलाकार का सिर या कुछ भी प्रभावशाली चीज नहीं लाया था जैसा कि अफवाहों ने उसके बताया था। वह सोच रहा था कि इस गलत फहमी को कैसे स्पष्ट किया जाए। वह इसका मौका ढूंढ रहा है, लेकिन उसको वह मौका नहीं मिला। न केवल एक असाधारण खलनायक रूप में, बल्कि मार्शल दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन करार कर दिया गया था। यूएल यह जानता था कि वह अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग भी नहीं कर सकता है। एक योद्धा के लिए यह सबसे बुरी बात जो उस युग में हो सकती है, उस जिद्दी आदमी के साथ द्वंद्व युद्ध में मरने से बचें। ले वह सोचता कि वह किस तरह से जे यूं उस पर पागलों की तरह टूट पड़ा था, क्योंकि यूल ने दयालुता से अटेंडेंट को उसके गंदे बैग को छूने से रोक दिया था, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसकी स्थिति कितनी गंभीर थी। यूएल वास्तव में इतनी आसानी से मरना नहीं चाहता था, विशेष रूप से उससे कुछ अच्छे दिखने वाले लड़के के साथ द्वंद्व युद्ध में वह नहीं मरना चाहता था। लड़के के पास भी सपने थे और उसे कुछ वादे भी निभाने थे जो उसे पूरा होने से पहले मरने नहीं दे सकते थे। उसके भाग्य की बात करें तो वह एक अजीब समय था। उसको समझना मुश्किल है, क्योंकि उसी समय लड़की यूई सोच रही थी और वह गलती से उसी गांव में प्रवेश कर गई थी जिसमें वह शोरगुल और उपद्रव हो रहा था। जे यान अराजकता की राक्षस तलवार को बाहर आने के लिए चिल्लाकर कहां कर रहा था। जल्दी ही उसका ध्यान आकर्षित हुआ, क्योंकि उसने भी उस तथाकथित अराजकता की राक्षस तलवार के बारे में सुना था। वह सभी अफवाहें सुन अराजकता की दानव तलवार के बारे में जानती थी। वह उसके आकर्षक लाल आंखें जो उसके गुलाबी और चांदी के बालों से पूरी तरह मेल खाती थीं, और निश्चित रूप से उसकी छाती के विशाल आकार ने जे यून के दिल को धड़कने से रोक दिया था, जिससे वह शर्मसार हो गया, ठीक वैसे ही जैसे उनके आसपास के सभी लोग हो गए थे। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसके पीछे से दूसरे आदमी की आवाज उस पर टूट गई। उस आदमी ने उसे पहचान लिया और चिल्लाया कि वह लूनर तलवार है, पूर्व महानतम मार्शल कलाकार एसाइहा की प्रत्यक्ष शिष्य। जे यून मदद नहीं कर सका, लेकिन वह सोचने लगा कि वह भी उसके जैसे मार्शल दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने के लिए आई है। अराजकता की दानव तलवार ने उसके साथ खुद के लिए भी एक नाम बनाने का यह मौका नहीं छोड़ देना चाहता था। वह दृढ़ निश्चय किया। उसने साहसपूर्वक घोषणा की। वह उसके साथ मिलकर काम करना चाहता था, यह कहते हुए कि यह एक सम्मान की बात होगी यदि वह योल को मारने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाए। अराजकता की प्रसिद्ध दानव तलवार सेवा को आखिरकार एहसास हुआ कि बहादुरी और राक्षस तलवार को चुनौती देने के इरादे, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे उसके साथ एक बच्चा बनाने के लिए चुना गया है। क्योंकि सिल्वा धीरे धीरे शुरू हुई। आगे चलते हुए जू यूं को लगा कि वह सपना देख रहा है। अब वह कुछ बड़ा सोचना शुरू कर दिया। उसने फिर से सुझाव दिया कि वे साथ मिलकर यूएल से लड़ें, और उसके बाद वे एक मजबूत साझेदारी बना सकते हैं और एक साथ दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। इस बीच सराय के अंदर सब कुछ यूएल के लिए थोड़ा अव्यवस्थित सा लग रहा था। वह अभी भी पूरी तरह से द्वंद्व से बचने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहा था। पूरी तरह से वह बाहर जाने का रास्ता खोज रहा था। वह यह सोचना बंद नहीं कर सका कि सबसे अच्छा समाधान अधिकारियों को स्थिति की रिपोर्ट करना था, क्योंकि द्वंद्व कानून द्वारा सख्ती से बंद कर दिया था। जैसे ही उसने एक सामान्य नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी के रूप में रिपोर्ट करने का संकल्प लिया, लकड़ी की दीवार अचानक टूट गई। तलवार से कई बार कट गई। इससे पहले कि कोई नाटकीय ढंग से प्रवेश करता, बेचारा लड़का कांपते हुए एक कोने में कूद गया, क्योंकि उसने कवर लेने की कोशिश की थी और निश्चित रूप से यह जूं था। उसे देखकर योल पूरी तरह से डर गया और चिल्ला उठा। उसे यकीन हो रहा था कि उसका जीवन खत्म होने वाला है। इससे पहले कि उसे शादी करने का मौका मिले,
वह पीछे की ओर रिंगन शुरू कर दिया था। यूएल ने हैरान होकर बहाने बनाना शुरू कर दिया, बड़बड़ाहट करने लगा और उसे अचानक बंद कर दिया। बाद में जो कमरे में प्रवेश करती है और कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया है। यूई पूरी तरह से अवाक रह गया था, या तो अपने जीवन के प्यार को देखने से या यह महसूस करने से कि वह वही लड़की ही थी जिसने उस नाटकीय रूप से प्रवेश किया था। यहां तक कि उसे पहचाने बिना भी 1 सेकंड में सब कुछ स्पष्ट हो गया कि यह जुयून नहीं था, बल्कि वह लड़की थी जो दीवार और अंदर के दरवाजे को तोड़ने के लिए गरीब लड़के के बेहोश शरीर का उपयोग कर रही थी, केवल यह साबित करने के लिए कि क्या होता है जब कोई लूनर तलवार के अनमोल और लंबे समय से खोए हुए प्रेमी का अनादर करता है, क्योंकि उसने जून के पस्त और बेहोश शरीर को जमीन पर फेंक दिया। सेवा ने अपना ध्यान योल की ओर मोड़ा और उसकी ओर चलना शुरू कर दिया। उसने गर्व से घोषणा की कि वही महाद्वीप की सबसे मजबूत मार्शल कलाकारों में से एक बन गई है और अब उन दोनों के लिए सबसे अच्छा जीवन जीना शुरू करने के लिए पर्याप्त से अधिक पैसा है। और निश्चित रूप से उसने जिस धन का उल्लेख किया वह उसका ही था जो कि उसने खुद कमाया था, न कि अपने परिवार से विरासत में मिला था। वह उस लड़के को देखने के लिए करीब आई जिससे वह प्यार करती थी, जिसे हर कोई अराजकता की शैतान की तलवार कहता था। वह न तो घृणित शीर्षक और न ही उसकी वर्तमान दयनीय स्थिति उसके लिए उसकी भावनाओं को बिना किसी हिचकिचाहट के साथ बदल सकती थी। सेवा उसकी आंखों में देखा और उससे साहसपूर्वक विवाह करने के लिए कहा, यह कहते हुए कि अब कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसको शादी को रोक सकता है। इसके विपरीत जो बाहर के लोगों ने कल्पना की थी कि 2 सुपरनोवा के विस्फोटक टकराव की तरह होगा, सबसे महान नायक चंद्र तलवार और सबसे खूंखार खलनायक शैतान तलवार। लड़के के आराम कक्ष के अंदर सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से शांत था। लड़का थोड़ा अनजान होने के कारण वास्तव में ऐसा ही को नहीं पहचान पाया। वह यहां तक कि वादा याद दिलाने के बाद भी वह उसे चुपचाप देखता रहा। फिर अचानक उसके पीछे एक दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा कि तुम अराजकता की राक्षसी तलवार की तलाश कर रहे हो। वह अभी कमरे से बाहर चला गया, लेकिन तुमने खुद महसूस किया कि उसके चेहरे पर हर जगह वांटेड पोस्टर लगे हुए थे, कि उसकी यह बेकार की चाल काम नहीं करने वाली थी, क्योंकि उसे उससे कोई जवाब नहीं मिला था। उसने सोचा कि यह मौका लेना और भाग जाना सबसे अच्छा होगा, लेकिन उसने उसका हाथ धीरे से उसके गाल पर रख दिया। इस इशारे ने उसे वह तरीका याद दिला दिया जिस तरह से वह अपना स्नेह प्रकट करता था। भावना का हाथ भले ही वह मार्गदर्शन करने वाली थी, उसे देखकर वह शर्मा गई जैसे वह पहले करती थी। तभी उसने धीरे से उससे अपना नाम फिर से पुकारने के लिए कहा। अंततः अनजान और भुलक्कड़ आदमी को एहसास होने लगा कि वह किससे कह रही है। क्या आप महिलाशील हैं? अचानक उनके गुप्त प्रेम की सुखद यादें याद आती हैं। वह उसके पास आ गईं, जैसे कोई सालों पहले वह अमीर हाथों में बेचा गया था। अकाल के दौरान एक गुलाम के रूप में परिवार की उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। वह एक अकेली थी जो उसके साथ दयालुता से व्यवहार किया था। वह अकेले परिवार की सबसे छोटी बेटी से इस तरह प्यार किया जाएगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह उन दिनों को वह कितना याद करता है। वह आखिरी चीज थी जो उसे वास्तविकता में वापस आने से पहले याद थी। बाद में खुद को उसी लड़की के पास बैठा हुआ पाया जिसे वह गुप्त रूप से प्यार करता था। लेकिन अब एक निजी कमरे में जब उसने उसे चुपचाप उसको देखा तो उसने महसूस किया कि वह सिर्फ एक अच्छी तरह से विकसित महिला नहीं बन गई थी, बल्कि वह पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो गई थी, किसी से भी ज्यादा जिसे उसने कभी जाना और देखा था। लेकिन यह जानते हुए भी कि वह अब कौन थी, उसे इतने करीब बैठने में असहज सा महसूस हो रहा था। चुप्पी तब टूटी जब उसने अचानक से पूछा कि वह चाय क्यों नहीं पी रहा है। चौंका लड़का अजीब तरह से उसे धन्यवाद दिया और कहा कि वह इसे तुरंत पी लेगा। अधिक विनम्र होने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने वाक्य के अंत में मेरी महिला को जोड़ा। तुरंत से के चेहरे पर भाव गहरा हो गया। उसने उसे फिर से एक अजनबी लड़के ने इसे आजमाने का फैसला किया और एक कदम आगे बढ़ा। वह शर्मा गया और उसकी आंखों में देखने में शर्मिंदा हुआ। उसने धीरे से सील का नाम लिया और उससे कहा कि वह उसे फिर से देखकर खुश है। यह सरल वाक्य उसके चेहरे को रोशन करने के लिए पर्याप्त था।
उसे उस हंसमुख लड़की में बदल दिया जिसे वह याद करता था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वह उसे फिर से देखकर और भी खुश थी। उसका सुंदर चेहरा और जिस तरह से उसने प्रतिक्रिया की, उसने लड़के के लिए अपने भटकते विचारों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। वह खुद को विचलित करना और अपनी जंगली कल्पना को शांत करना लगभग असंभव बना गया था। यू ने जल्दी से सील की तलवार की ओर इशारा किया और पूछा कि क्या वह वास्तव में एक मार्शल कलाकार बन गई है। हालांकि उसने पहले कई बार कहा था, उसने गर्व से दोहराया कि उसने अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत की है और वह सबसे महान मार्शल कलाकारों में से एक बन गई है। और उसने कहा कि वह सारी मेहनत उसके लिए थी जिसे वह प्यार करती थी। यो ने स्पष्ट रूप से ऐसा अभिनय नहीं किया जैसे कि उसने अपना वादा याद रखा था, लेकिन पिछली बार जब वे मिले थे तब की उसकी छवि यह चिल्ला रही थी कि वह किसी दिन उससे शादी करने के योग्य, मजबूत और धनवान बन गया। दूसरी ओर सील ने मान लिया कि वह भी उसकी तरह उस वादे को कभी नहीं भूला था, और उसकी अति प्रतिक्रिया यह देखने के कारण थी कि उसे भी यह याद था। फिर लड़की ने बताया कि कैसे वह अराजकता की राक्षस तलवार के बारे में अफवाहों को सुनने के बाद उसे खोजने में कामयाब रही। उसके प्रसिद्ध शीर्षक को सुनकर लड़के को झटका लगा, यह जानकर कि शायद उसके पास इस बारे में सवाल करने और उसे चिढ़ाने की योजना थी। लेकिन सील ने इसे सीधे नहीं उठाया। इसके बजाय वह अराजकता की राक्षस तलवार से जुड़ी अफवाहों के बारे में बात करने लगी, जैसे कि मिल महिलाओं को परेशान करना और भोजन के लिए भुगतान न करना। जिस तरह से वे कहानियां पूरी तरह से यूं के व्यवहार से मेल खाती थीं। जब वह गुलाम था तो उसे एहसास हुआ कि जिस भयभीत व्यक्ति के बारे में हर कोई बात करता था, वह वही लड़का था जिसे वह एक बार प्यार करती थी। सील ने यूं के गंदे हाथ को पकड़ लिया और दृढ़ता से घोषित किया कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। उसके लिए यह मायने नहीं रखता। शादीशुदा था, लेकिन वह इसे पूरी तरह से टालने के लिए बहाने भी बना रहा था। उसने जल्दी ही एक बहाना ढूंढ लिया जो उसे बता रहा था कि उनकी शादी के रास्ते में कुछ बड़ा है। एक बहुत बड़ा कर्ज उसे बांध रहा था और पहली बार वह पूरी तरह झूठ नहीं बोल रहा था। यूएल ने अतीत में मार्शल आर्ट सीखने और मजबूत बनने के लिए अनगिनत बार कोशिश की थी, लेकिन वह जिस भी मास्टर के पास गया, उसने अंततः उसकी दयनीय और कमजोर क्षमता को देखकर उसे बाहर निकाल दिया। उसे प्रशिक्षित करने से इनकार करते हुए उसकी मेहनत की कमाई को अपने पास रख लिया। उन दिनों में से एक दिन जब वह सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया तो वह हताश और निराश हो गया। कोई कहीं से प्रकट हुआ और उसे पैसे की पेशकश की, लेकिन बदले में यूएल को उस व्यक्ति के लिए कुछ करने के लिए सहमत होना पड़ा जो वास्तव में सच्चाई का हिस्सा था। पूरी तरह से नहीं, लेकिन अब दृश्य इटर्नल ब्यूरो गिल्ड में आपको पैसे की पेशकश करके बचाया। इसके लिए ही वह जो कियो चाहती थी वह करे, और निश्चित रूप से यह सील ही थी जो इस बारे में सुनने के बाद यहां तक आई थी, उस एक समस्या को हल करने के लिए जो उइल को उससे शादी करने से रोक रही थी। सील ने पीछे नहीं हटे और तुरंत इस महिला के तरीके पर सवाल उठाया कि कैसे वह यूएल जैसे पुरुषों के कर्ज का भुगतान करती है और फिर उनका उपयोग इस तरह करती है जैसे कि वह उन पर स्वामित्व रखती है। निश्चित रूप से ऐसे ही केवल उसके परिप्रेक्ष्य और उपयोग के सही करण के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची, लेकिन ह्योंग खुद वास्तव में भ्रमित दिखी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह लड़की उस पर ऐसी चीजों का आरोप क्यों लगा रही है। सच्चाई यह थी कि ह्योंग यूल के लिए यह एक शुगरम मम्मी की तरह थी। वह उसे हर तरह से आर्थिक रूप से समर्थन दे रही थी जिसकी उसे जरूरत थी, केवल अपने भयभीत शीर्षक का उपयोग करने के बदले में। और अब यू को अपने एकमात्र समर्थक को इस अजीब गड़बड़ी में खींचने का पछतावा होने लगा था, जैसा कि उसने एक योद्धा या किसी ऐसे व्यक्ति से वादा किया था जो उसके स्तर का था। बाद में गंभीर संकट में पड़ने के बारे में सोचने लगा था। जब वे वह थे तो ये वीडियो यही समाप्त होती है।